बैक टू ग्रोथ इंडिया। मैं आशीष शर्मा आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो ये एक वीडियो में कवर हो सकेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दें। तो गाइस, बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स में आएंगे उसको मैं हाईलाइट कर दूँगी ताकि उनकी पढ़ाई आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? ये बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमारे जितने भी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस और फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस के पार्ट नहीं हैं, वो हमारे बिजनेस से बाहर हैं, लेकिन उनका इफेक्ट हमारे बिजनेस की एक्टिविटी पे, हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस पे होता है। वो सारी चीज़ें हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। अब लाइक हमारे जो कस्टमर्स हैं, कहने को वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, हमारे बिजनेस का के साथ वो अंदर जो भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उससे लिंक्ड नहीं है, बट एक्सटर्नली अगर हम सोचें तो हमारा प्रोडक्ट उसी कस्टमर के लिए है और उसके बिहेवियर का चेंज एकदम से हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम उन सब लोगों की, इंस्टीट्यूशंस की या कुछ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं जिनका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली पड़ता है या फिर इनडायरेक्टली पड़ता है। तो बात करते हैं अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी है वो सब एक्सटर्नल फोर्सेस है, यानी कि वो बिजनेस के इंटरनली पार्ट से बिलोंग नहीं करते। कोई भी इंटरनली पार्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। इंटरनली हमने आपको बताया वर्कर्स, मैनेजर, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बात कर चुके हैं, वो थे हमारे इंटरनली पार्ट और बाकी के पार्टों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी होता है वो सारा बिजनेस से बाहर है, एक्सटर्नल है। हमारे कस्टमर्स, हमारी गवर्नमेंट, ये सब हमारे बिजनेस से एक्सटर्नल पार्ट है और बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर सारी एक्सटर्नल फोर्सेज आती हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट या तो स्पेसिफिक फोर्स है या फिर जनरल फोर्स है। अब आप कहेंगे व्हाट इज स्पेसिफिक एंड व्हाट इज जनरल फोर्सेज? तो स्पेसिफिक फोर्सेज वो फोर्सेज हैं जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन जिसके बिहेवियर का चेंज या फिर उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस को डायरेक्टली पड़ता है। दैट आर स्पेसिफिक फोर्सेज। जैसे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरे कस्टमर के लिए है। अब एकदम से मेरे कस्टमर की नीड बदल जाए, एकदम से मेरे कस्टमर का बिहेवियर बदल जाए, तो उसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे डायरेक्टली पड़ेगा। मेरे बिजनेस की ग्रोथ और मेरे बिजनेस का डाउनफॉल पूरा मेरे कस्टमर से लिंक्ड है। ऐसे ही जहाँ से मेरा प्रोडक्ट मैं प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जहाँ से मेरा रॉ मटेरियल आ रहा है, जो मेरे सप्लायर है, तो वो सप्लायर मेरे बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड करते हैं और उसका बिहेवियर का चेंज मेरे बिजनेस को एकदम से डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो दैट दे आर स्पेसिफिक फोर्सेज, यानी कि वो फोर्सेज जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली लिंक करते हैं तो आपके बिजनेस से बाहर, लेकिन उनका बिहेवियर का चेंज आपके बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। दैट इज एक्सटर्नल स्पेसिफिक फोर्सेज। जनरल फोर्सेज जो जनरली आपके बिजनेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, वो जनरली सबके लिए एक नॉर्मल, सबके लिए इम्पैक्ट डाल रही है, लेकिन उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ रहा है इनडायरेक्टली। दैट इज जनरल फोर्सेज। अब गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लिया तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पर्टिकुलर आपके बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए नहीं लिया। वो एक जनरल फैसला है जो पूरी कंट्री के लिए है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हर बिजनेस पे पड़ रहा है। तो दैट इज जनरल फोर्सेज, हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है जनरली, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दैट आर जनरल फोर्सेज जो सबके लिए सेम है। किसी के लिए उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ता है तो किसी के लिए उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। आगे बात करते हैं कि ये इंटर रिलेटेडनेस है, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपस में इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। आप हेल्थ केयर प्रोग्राम एक लॉन्च हुआ कि भाई सब लोग अपनी हेल्थ के लिए जो है अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेंगे, तो वहाँ पर योगा स्टार्ट हो गया, योगा से जिम स्टार्ट हुए, जिम से डाइट प्रोडक्ट्स बन गए, डाइट प्रोडक्ट से मेडिसिन पे फोकस हुआ, मेडिसिन से क्या हुआ कि भाई फास्ट फूड नहीं खाना, पिज्ज़ा नहीं खाना, तो उनका प्रोडक्ट कम हो गया। दैट इज ये आपस में इंटर रिलेटेड है। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट जरूर डालेगा, फिर उस प्रोडक्ट का इफेक्ट तीसरे प्रोडक्ट पे, तीसरी कंपनी पे, तीसरे बिजनेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट भी अगर आप स्टडी करते हैं अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस किस बिजनेस से जुड़ा है। अगर उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, उसमें कुछ इफेक्ट पड़ा है, तो उसका इफेक्ट
आई, पहले से भी नहीं था, एकदम से कभी भी कुछ भी हो गया, तो दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, कभी भी चेंज हो सकता है, उसको लेकर हम पहले से प्लान या शेड्यूल जैसा हमारा चल रहा है वैसे हम नहीं लेके चल सकते, हमें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। द नेक्स्ट इज अनसर्टेन है, यानी कि हमने कोई डिसीजन ले लिया कि भाई ऐसा ही चलना है या फिर इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में ऐसा ही पड़ेगा, तो गारंटी नहीं है कि भाई वो वैसा ही पड़ेगा, चेंजेस हो सकते हैं और आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस अनचार्ज, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, अगर आप आज कोई फैसला लेते हो तो आप उसकी गारंटी ये नहीं ले सकते कि आगे जाकर फ्यूचर में वो वही इम्पैक्ट लेके आए जो आपने डिसाइड किया है। द नेक्स्ट इज रिलेटिवली है, यानी कि रिलेटिवली यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट करता है आपके आसपास के सराउंडिंग से। ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस आपकी एक ब्रांच यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में है, फॉर एग्जांपल आपकी जो ब्रांच है वो उत्तराखंड के अंदर है, तो उत्तराखंड के रिलीजन्स, उत्तराखंड के कस्टम्स, उत्तराखंड का ट्रेडिशन आपके बिजनेस को किसी और तरीके से अफेक्ट करेगा, आपको अपना बिजनेस उसके तरीके से चलाना है। लेकिन वहीं पर आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाओगे तो वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के रिलीजन के हिसाब से आपका बिजनेस अलग स्ट्रेटेजी मांगेगा, और ऐसे ही अगर आप किसी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ के में आपके बिजनेस को अलग स्ट्रेटेजी मांगेगा। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटिवली है, वो कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट बहुत डिफर करता है। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट दैट आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की कि बिजनेस इन्वायरमेंट आपको क्यों पढ़नी चाहिए, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी अगर आप अच्छे से करते हो तो यह आपको पहचानने में मदद करता है कि आफ्टर ऑल आपके कस्टमर्स, आपकी मार्केट आपसे क्या डिमांड करती है, और जो वो डिमांड को पहले पहचान लेता है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए पहला स्टेप उठा लेता है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस अपने आप में ही ग्रो करता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि कौन से स्टेप, क्या चीज़ मार्केट आपसे डिमांड कर रही है, आपका कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है, और कौन सा स्टेप आपके बिजनेस को ग्रो कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, तो जब व्हाट्सएप आया था तो व्हाट्सएप से पहले हम लोग नॉर्मली चैटिंग मैसेज करते थे, उसमें क्या हो गया था, लिमिटेशंस आने लग गई थी कि आप पर डे में 100 मैसेजेस से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। उस वक्त व्हाट्सएप जो बिजनेस था, बस व्हाट्सएप ने पहली बार, मतलब व्हाट्सएप ने पहले ही लॉन्च करा कि भाई कस्टमर को यहाँ पर चैटिंग के लिए कुछ एप्लीकेशन चाहिए ताकि वो अनलिमिटेड चैट एक दूसरे से कर सके। तो वहाँ पर व्हाट्सएप एक पहली ऐसा बिजनेस आया, एक पहली ऐसी एप्लीकेशन आई जिसमें हम लोग अनलिमिटेड चैटिंग्स, अनलिमिटेड बातें एक दूसरे से कर सकते थे। ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप के बाद चैटिंग एप्लीकेशन बहुत सारी आई, लेकिन जो ग्रोथ, जो सक्सेस व्हाट्सएप ने हासिल करी, वो सक्सेस कोई और हासिल नहीं कर पाया। क्यों? गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज द पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो, आसपास क्या आपके बिजनेस को क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, तो आप अपने बिजनेस के लिए वार्निंग सिग्नल जो आपको इन्वायरमेंट आपको दे रहा है कि भाई आपको इस कस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको इस टेक्नोलॉजी को चेंज करने की ज़रूरत है, तो आपको वो वार्निंग सिग्नल अडॉप्ट करने में मदद करता है। अब पहले के स्कूल्स में और आज के स्कूल्स में बहुत चेंजेस आ गए। पहले जब हम पढ़ते थे तो चौक हुआ करते थे, लेकिन आज हम जब पढ़ाते हैं तो हम मार्कर का यूज़ करते हैं, डिजिटल क्लासेस आ गई, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो वार्निंग सिग्नल्स कि भाई आपको ये टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, अदरवाइज यू विल लूज योर बिजनेस। तो वार्निंग सिग्नल बिजनेस एनवायरनमेंट देता है, अगर आप इसके अच्छे से स्टडी करते हो तो आपका बिजनेस डाउनफॉल जाने से पहले ही आप उस सिग्नल्स को जान सकते हो और उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। द नेक्स्ट इज हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको स्टडी करवाता है कि भाई आसपास कौन से रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को स्मूथ रन करवाना है तो उन रिसोर्सेज को पहले ही ग्रैब कर लो, उससे पहले कि वो हाथ से निकल जाए। अगर आप इसकी स्टडी करते हो तो ये आपको मदद करता है कि भाई आप अपने इन्वायरमेंट की अच्छे से स्टडी कर सको और देख सको कि भाई ये रिसोर्सेज मेरे यूजफुल है, और हो सकता है कि फ्यूचर में ये रिसोर्सेज मेरे लिए ना बचे या मेरे बिजनेस में इसकी वजह से कुछ रुकावट आ जाए, तो आप उनको रिसोर्सेज को टाइमली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख सको, आपके काम स्मूथ चल सके। इसके लिए हम यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मीटिंग रैपिड चेंजेस, जो मार्केट आपसे चेंजेस मांग रहा है या फिर मार्केट में जो चेंजेस आ
आपकी बहुत मदद करता है। अब अगर स्कूल्स, जैसे कि मैंने स्कूल का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, अब पहले स्कूल्स लोग जो पहले स्कूल था वो चौक से हम लोग बोर्ड पर लिखते थे, मतलब चौक, हमारे टीचर्स हमें चौक से पढ़ाते थे। फिर क्या हुआ, फिर मार्कर आ गए, अब डिजिटली क्लासेस स्टार्ट हो गई, अब आज हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो ये सब क्या है, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे तो आप रैपिड चेंजेस अडॉप्ट कर पा रहे हो। अगर आप इस चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं ले रहे हो तो शायद आप अभी घर में आपके स्कूल में चौक से ही पढ़ा रहे हो, तो फिर आप ग्रो कैसे करोगे, अपने स्कूल को आगे कैसे बढ़ाओगे। तो आप अगर एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो ये आपको ग्रो करने में, आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है और चेंजेस को अडॉप्ट करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको कस्टम्स बताता है, आपको ट्रेडिशंस बताता है, आपको ये बताता है कि आपकी मार्केट, आपके कस्टमर्स आपसे क्या मांगते हैं, आपकी सोसाइटी आपसे क्या मांगती है, फिर उन्हीं सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी की प्लानिंग करो, पॉलिसी फॉर्मेशन करो। अब सोसाइटी का कहना है कि मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल, इट मीन्स आपकी मैन और वुमेन की ज़्यादा इक्वल होनी चाहिए। तो पॉलिसी फॉर्मेशन के वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपकी मार्केट की अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट में क्या चेंजेस मांग रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग, आप जो प्रोडक्ट अब नया बनाओगे उसमें वो चेंजेस लेके आओ जो कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको मदद करता है प्लानिंग करने में और पॉलिसी फॉर्मेशन करने में। द नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है, जब आप चेंजेस को समझ पा रहे हो, उनको अडॉप्ट कर पा रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए, आई होप सो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं डायमेंशंस की, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशंस हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या पार्ट्स हैं। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू। केस स्टडीज आती हैं तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं आपकी कंपनी के, वो सब आपके अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाती है, डिफ्लेशन, मंदी आ जाती है, डिमोनेटाइजेशन ले सकते हैं, हम जीएसटी ले सकते हैं। तो दीज आर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट जरूर करता है। जब डिमोनेटाइजेशन आया था तो हमारे बिजनेस को बहुत अफेक्ट पड़ा। आफ्टर ऑल पैसा नहीं था तो प्रोडक्ट नहीं बन पाया, मार्केट में प्रोडक्ट नहीं आ पाया, तो डिमोनेटाइजेशन ने बहुत अफेक्ट डाला बिजनेस में। जब जीएसटी आया तो जीएसटी में कई लोग जीएसटी एकदम से अडॉप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हुए। कई ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई चलो अडॉप्ट करना ही है तो अभी कर लेते हैं। तो जिसने जितनी जल्दी चेंजेस अडॉप्ट किए वो उतनी जल्दी ग्रो हुआ। तो जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बहुत अफेक्ट डालते हैं। तो पहला हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिमांड करता है कि आप टेक्नोलॉजी में कुछ नया इम्प्रूवमेंट लेके आओ, कुछ इनोवेटिव लेके आओ। एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल फोन्स की, आईफोन की या किसी भी अच्छे ब्रांड की मैं बात करूँ, वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, नए से नया फ़ोन लेके आता रहता है। लेकिन क्या आपकी डिमांड उस महंगे फ़ोन पर या जो अभी नया फीचर वाला फ़ोन आया है, क्या आपकी डिमांड वहीं पर आकर रुक जाती है? क्या आपने फिर ये नहीं सोचते कि भाई अब मुझे इससे बेटर फ़ोन मुझे नहीं चाहिए? आज आपके हाथ में जो फ़ोन है, ऑब्वियसली बात है उसे आपने अपनी मर्जी से पसंद किया है, तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि दोबारा मैं अब जब फ़ोन लूँगा तो इससे ज़्यादा बेटर फीचर्स होंगे? सोचा है ना? कंपनी ने, एप्पल की कंपनी, सैमसंग की कंपनी ने नए नए प्रोडक्ट, नए नए फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। तो क्या मतलब अब मार्केट में वही रुक जाना है, आगे को नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है? करना है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को कंपटीशन देना है भाई, एक दूसरे को कंपटीशन देना है, मार्केट में कस्टमर का इंटरेस्ट अपने अंदर बनाए रखना है। जैसे ही कोई कंपनी नया फ़ोन लॉन्च होती है तो सारे कस्टमर्स के अंदर कैसे एक होता है, एक्साइटमेंट हो जाता है कि भाई क्या होगा इस फ़ोन में, क्या ऐसा नया होगा। क्यों? ये एक्साइटमेंट बनाने के लिए, अपनी डिमांड बनाने के लिए मार्केट में टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस, इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ती हैं। तो जो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है वो सक्सेस हो जाता है, और जो कंपनीज, जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज इनको अडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं तो वो आज भी डाउनफॉल पे है। इसका मतलब ये है कि बस टेक्नोलॉजी का बहुत इफेक्ट पड़ता है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इफेक्ट करती है। द नेक्स्ट वन इज सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में अभी कस्टम्स, ट्रेडिशंस आते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की थी, भाई सोसाइटी मांगती है कि गर्ल्स बॉयज इक्वल होनी चाहिए, मैन वुमेन इक्वल होनी चाहिए। सोसाइटी मांगती है कि भाई सारे रिलीजन्स इक्वल होने चाहिए। तो भाई सोसाइटी का, सोशल फैक्टर्स का, सोशल इन्वायरमेंट का आपके बिजनेस के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है।
मिठाइयों का बिजनेस एकदम से ग्रो हो जाता है, कपड़ों का बिजनेस एकदम से आगे बढ़ जाता है, दिवाली आती है तो सेम पटाखों का बिजनेस एकदम से ग्रो हो जाता है, लाइटिंग का बिजनेस एकदम से ग्रो हो जाता है। तो सोशल सेक्टर, सोशल इन्वायरमेंट भी आपके बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, इनसे केस स्टडी आती है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पूरी कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए कोई मिशन चलाती है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। किसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है, किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो दैट इज पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। उसमें जैसे स्वच्छ भारत अभियान हुआ, तो इनका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में पड़ता है, कभी पॉजिटिवली पड़ता है तो कभी नेगेटिवली पड़ता है। और लीगल इन्वायरमेंट में आगे जब गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स रेगुलेशंस निकालती है, एक्ट निकालती है बिजनेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, और आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा है, तो दैट इज लीगल इन्वायरमेंट। तो बच्चे नॉर्मली पॉलिटिकल और लीगल में कंफ्यूज जाते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ अभियान मिशन ये होते हैं कि भाई सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन लीगल इन्वायरमेंट में हम एक्ट्स निकालते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन मेंटेन होता है, तो दैट इज लीगल इन्वायरमेंट। तो ये डायमेंशंस थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, आई होप तो समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं न्यू पॉलिसी की, जो 1991 में न्यू पॉलिसी ऑफ 1991 इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो गाइस अब फिनिश करते हैं इस चैप्टर को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या मेजर कंपोनेंट्स थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में क्या इकोनॉमिक चेंजेस लेके आए, लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि जितनी भी गवर्नमेंट ने जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे प्राइवेट सेक्टर पर, वहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने का एक मौका दिया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे अननेसेसरी, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। लाइसेंस लेना जो पहले कंपल्सरी था, उनमें से अब सिर्फ कुछ ही कंपनीज के लिए, जो मेजर कंपनीज हैं उन्हीं के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, बाकी हर किसी को लाइसेंस या परमिशन देने की जरूरत नहीं है। उनके लिए कुछ स्कीम्स निकाली ताकि प्राइवेट सेक्टर अपने आप को मार्केट में ग्रो कर सके। तो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट का यही मेन रोल था कि प्राइवेट सेक्टर मार्केट में ग्रो कर सके, उनके ऊपर से जितनी भी अननेसेसरी जो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई थी उनको रिमूव कर सके, ताकि वो मार्केट में, इकोनॉमी में ग्लोबली अपने आप को सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, जितने भी लॉस, यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन रोल वही था कि प्राइवेट सेक्टर का रोल यहाँ पर बढ़ाना है और पब्लिक सेक्टर का रोल यहाँ पर कम करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर में बदल देती है। यानी कि ऐसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो लॉस अर्न कर रहे हैं, जो लॉस में चल रही हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया ताकि उनसे प्राइवेट सेक्टर काम करा सके और उनको प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में बदल सके। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन में यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सेक्टर्स में गवर्नमेंट अच्छे से रन नहीं कर पा रही थी, जिन सेक्टर में गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही थी, उन सेक्टर को गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया ताकि प्राइवेट सेक्टर अपना रोल बढ़ा सके और प्राइवेट सेक्टर उन लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में बदल सके। तो नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर इकोनॉमी को ग्लोबली बढ़ाने में मदद किया ताकि जो इंडियन मार्केट है वो ग्लोबली जाकर ट्रेड कर सके, वो ग्लोबल मार्केट इंडिया में आके ट्रेड कर सके, यानी कि ग्लोबली आपका बिजनेस बढ़ सके। तो ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस चीज़ पे फोकस किया, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स था, रिस्ट्रिक्शंस थे, उन सबको हटाया ताकि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ईजी, उनकी प्रोसेस जो है वो ईजी बन सके। लास्ट बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक पे कैसा पड़ा। तो पहली बात तो इंक्रीजिंग कंपटीशन, यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। अब पहले क्या होता था, 1991 से पहले मार्केट में प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बना देता था वही प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर्स को खरीदना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। अब मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है आप वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब लॉकडाउन में जैसे भी हमें मार्केट में जैसा प्रोडक्ट मिल रहा है हमें वही प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो वही चीज़ पहले 1991 से पहले थी कि वहाँ पर मार्केट में ऑप्शंस नहीं थे, जो मार्केट में प्रोड्यूसर ने बना दिया हमें वही खरीदना है। तो वहाँ पर जब ग्लोबलाइजेशन आया और लिबरलाइजेशन आया, इसकी वजह से क्या हुआ
नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए मार्केट में, एमएनसीज कंपनी आई अपने नए नए प्रोडक्ट को, नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आई, तो वहाँ पर चेंज बन गया कि भाई अब ऑब्वियस सी बात है, कहाँ कस्टमर को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था, वहाँ कस्टमर को उस एक प्रोडक्ट के बदले में चारों प्रोडक्ट देखने को मिल गए, चारों प्रोडक्ट खरीदने को मिल गए। तो जितने ज़्यादा ऑप्शन उतने ज़्यादा डिमांडिंग, वहाँ पर कस्टमर कंपैरिजन करने लग गया कि भाई ये प्रोडक्ट इससे अच्छा है, ये प्रोडक्ट इससे अच्छा है, वहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से कंपटीशन इंक्रीज हुआ, और कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से जो है कस्टमर डिमांडिंग बन गया। अब कंपटीशन हुआ, भाई मार्केट में वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और कस्टमर को सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदना है, तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर वहाँ पर क्या करेगा, उस कस्टमर को पता है कि भाई मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ यहाँ पर, तो कस्टमर वहाँ पर मोर डिमांडिंग बन गया। पहले क्या होता था, जो मार्केट थी वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड थी, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बना दिया और मार्केट को उसे खरीदना है, लेकिन फिर मार्केट क्या बन गई, फिर मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड बन गई, यानी कि अब कस्टमर डिमांड करेगा तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट और जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होने की वजह से कस्टमर को वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट मिले, ऑप्शंस मिले, और ऑप्शंस मिलने की वजह से वहाँ पर कस्टमर क्या हो गया, मोर डिमांडिंग बन गया। फिर रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं, अब ग्लोबलाइजेशन में हम सब एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें उन कंट्रीज को कॉम्पिटिशन देना है तो इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ को लॉन्च करना पड़ेगा और नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम उस कंपटीशन में सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट, नेसेसिटी फॉर चेंज, चेंज अब हमारी ज़रूरत बन गई। पहले क्या होता था कि ठीक है भाई हमारा प्रोडक्ट तो मार्केट में बिक ही रहा है, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, तो क्या चेंज करना, भाई जो बना दिया वो बना दिया, ये बिकेगा। लेकिन जब अब कंपटीशन आ गया वहाँ पर आपको चेंज होना आपकी ज़रूरत बन गया है। अब मेरे फ़ोन का एग्जाम्पल दिया है, और मोबाइल फ़ोन है, हमें पता है कि बिक रहा है तो क्यों चेंज करना, बट हमें पता है कि भाई अगर चेंज नहीं गया तो हमसे पहले कोई दूसरा इससे एडवांस फीचर लेके आ गया तो हमारी कंपनी तो यही बंद हो गई। तो क्यों हम हमारे जो जितने भी मोबाइल फ़ोन कंपनीज है, जितने भी और एक्स्ट्रा कंपनीज है, वो टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना है, और आपको आप वही प्रोडक्ट जो आप लोग देते आ रहे हो आप उसके ऊपर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, और चेंजेस लाने के लिए सब लोग कॉम्पिटिशन करते हैं। आगे बात करते हैं नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को कौन यूज़ कर रहा है, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डेवलप होना पड़ेगा। पहले 1991 से पहले जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, आज हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत चेंज आ गया। पहले हम चौक से पढ़ाते थे, अब हम आजकल डिजिटल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डेवलप होने की ज़रूरत है, उनको भी स्किल्स अपने डेवलप करने की ज़रूरत है, उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेड, अगेन यहाँ पर क्या हुआ कि पहले हम प्रोड्यूसर अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करता था, बट आज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि हम मार्केट ओरिएंटेड बन गए, यानी कि हम मार्केट की स्टडी करते हैं, मार्केट को समझते हैं कि मार्केट को हमसे क्या चाहिए, कस्टमर को हमसे क्या चाहिए, उसके बाद हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, यानी कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर थी उनको बजटरी सपोर्ट यहाँ पर अब नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 1991 से पहले जितनी भी पब्लिक सेक्टर जो लॉस में चल रही थी, गवर्नमेंट उनको अपने बजट से सपोर्ट करती थी और उनको मदद करती थी कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, यानी कि अगर आपकी कंपनी लॉस मेकिंग है तो आपकी कंपनी में से डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा और आपकी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब ये भी जरूरी हो गया कि भाई पब्लिक सेक्टर को भी कस्टमर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर उन्हें मार्केट में सर्वाइव करना है, वरना वो पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड द लास्ट इज एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, जैसे कि अभी बताया ग्लोबलाइजेशन में भाई फॉरेन मार्केट आकर इंडिया में ट्रेड कर रही है, तो इंडिया मार्केट में जाकर ग्लोबल में ट्रेड कर रही है, तो अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना
अगेन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस।